स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला जो टॉपिक है उसका एक सब टॉपिक पढ़ रहे हैं एंड दैट इज द एलर्जी। एलर्जी क्या है? तो सबसे पहले एलर्जी शब्द आया कहां से? एलर्जी शब्द दो ग्रीक शब्दों के मिलने से बना है। एक का नाम है एलोस और दूसरे का नाम है इर्गोन। एलोस का मतलब होता है डिफरेंट यानी कि अदर या स्ट्रेंज, और इर्गोन का मतलब क्या होता है? एक्टिविटी। मतलब एलर्जी का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है अ डिफरेंट एक्टिविटी और स्ट्रेंज एक्टिविटी, एक अलग प्रकार की एक्टिविटी। एक अलग प्रकार की एक्टिविटी को हम क्या कह देते हैं? एलर्जी कह देते हैं। और इस एलर्जी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग क्लीमेंस वॉन पिर्किट करके वैज्ञानिक था, उन्होंने 1905 में सबसे पहले इसका प्रयोग किया। अब आखिर एलर्जी है क्या, है ना? तो एलर्जी क्या है? तो कभी कभी शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र किसी प्रतिजन के खिलाफ अति संवेदनशीलता जिसको कि हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। कभी कभी शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र किसी प्रतिजन के खिलाफ अति संवेदनशीलता दर्शाता है। अर्थात प्रतिजन के खिलाफ अत्यधिक उत्तेजित हो जाता है, आवश्यकता से अधिक उत्तेजित हो जाता है। इसे एलर्जी कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या कहा मैंने? कभी कभी शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र किसी प्रतिजन के खिलाफ अति संवेदनशीलता दर्शाता है, अर्थात प्रतिजन के खिलाफ अत्यधिक उत्तेजित हो जाता है। इसे ही क्या कह देते हैं? एलर्जी कहते हैं। तभी तो कहते हैं द एक्सएग्रेटेड मतलब अत्यधिक उत्तेजित होना। द एक्सएग्रेटेड रेस्पॉन्स ऑफ immune system against antigen is called allergy। ये मैंने इंग्लिश में भी डेफिनेशन दे दी है। क्या है? The exaggerated response of the immune system against antigen is called as allergy। मतलब कि शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा किसी प्रतिजन के खिलाफ अत्यधिक उत्तेजित होकर और क्या दर्शाना? प्रतिक्रिया दर्शाना। इसको हम क्या कह देते हैं? एलर्जी कह देते हैं। ठीक है, ये तो एलर्जी की डेफिनेशन होगी। अब एलर्जन क्या होते हैं? तो एलर्जी उत्पन्न करने वाले कारकों या एजेंट्स को एलर्जन कहते हैं, एलर्जेंस कहते हैं। समझ में आ रहा है? एलर्जेंस किसे कहते हैं? व्हाट आर एलर्जेंस? एलर्जेंस किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ या ऐसे कारक या ऐसे एजेंट जो हमारे शरीर के अंदर एलर्जी उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें क्या कह देते हैं? एलर्जेंस कह देते हैं। एलर्जेंस बहुत तरीके के हो सकते हैं, बहुत तरीके के, कोई लिमिट नहीं है, राइट? एलर्जी कहीं पर भी किसी को भी हो सकती है। जैसे कि परागकण, आपने सुना होगा परागकणों से क्या हो जाती है? पोलन एलर्जी हो जाती है। कई लोगों को परागकण से एलर्जी होती है। कई लोग, आपने देखा होगा कि जब बसंत ऋतु आने वाली होती है तो बहुत तेज हवाएं चलती है, तो कई लोगों को वो हवा में जो परागकण उड़ रहे होते हैं उनसे क्या होती है? एलर्जी होती है ना? मतलब वो परागकण उनके यदि भीतर चले जाए
तो उनको अस्थमा वगैरह और इस तरीके के अटैक आते हैं, तो डॉक्टर उनको एडवाइस करता है कि उनको परागकण से क्या है, एलर्जी। तो परागकण से एलर्जी हो सकती है ना। माइट्स जो होते हैं, माइट्स जिसको चिचड़ी कहते हैं, चिचड़ी, उससे एलर्जी हो सकती है, ठीक है। और एलर्जी किससे हो सकती है, एनिमल डेंडर। एनिमल डेंडर समझते हो, ये आपके एनसीईआरटी में एक शब्द लिखा हुआ है, एनिमल डेंडर। इसको बोलते हैं प्राणी लघु शल्क, राइट। कई सारे जो ये होते हैं ना, जैसे कैट हुआ, डॉग हुआ, राइट। तो इनसे क्या होता है कि इनसे त्वचा जो होती है, इनके शरीर से त्वचा जो होती है वो धीरे धीरे निकलती है और वो उनके बालों के साथ में या फेदर्स के साथ में बाहर निकल जाती है ना। तो ये जो कई सारे जो ये पेट एनिमल्स होते हैं, इनसे भी कई लोगों को क्या हो जाती है, एलर्जी होने का क्या रहता है, खतरा रहता है। क्योंकि एनिमल डेंडर किसको कहते हैं, प्राणी लघु शल्क, समझ में आ रहा है ना। इन प्राणियों की त्वचा जो होती है वो बाहर निकलती है और वो फेदर्स के साथ में या बालों के साथ में बाहर आ जाती है, और उसके संपर्क में यदि कोई व्यक्ति आएगा तो एनिमल डेंडर से या प्राणी लघु शल्क से उसको एलर्जी हो सकती है। तो जैसे परागकण हुए, राइट, कार्बन कण हुए, कार्बन कण है ना, जैसे कि प्रोटीन कण, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है जिससे कि एलर्जी हो सकती है। एलर्जी कहीं पर भी किसी को भी अचानक से हो सकती है, तभी तो हम कहते हैं कि एलर्जी बिल्कुल एक डिफरेंट एक्टिविटी है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि एलर्जी आपको किससे हो सकती है। आप सोच सकते हो कि कभी कभी कुछ लोगों को गेहूं के अंदर जो ग्लूटीन होता है, राइट, उससे तक जो है वो एलर्जी हो जाती है। मैं एक स्टूडेंट को पढ़ाता था, तो वो स्टूडेंट मुझे बताती थी कि उसके पेरेंट्स मुझे बताते थे कि उसको गेहूं से एलर्जी थी। तो उसके पेरेंट्स जब उसको हॉस्टल में रखने आए तो उन्होंने हॉस्टल वालों से डिमांड की कि सर मेरी बच्ची जो है वो गेहूं की रोटी नहीं खा सकती है, उसको किसी दूसरे अनाज की रोटी खिलानी पड़ेगी। तो उनको बहुत दिक्कत आती थी। क्यों? क्योंकि उस बच्ची को किससे एलर्जी थी, गेहूं से एलर्जी थी। आप सोचो कि जिस अन्न को खाते हैं आप, गेहूं, रोज दुनिया खाती है, उससे भी एलर्जी हो सकती है। किसी किसी को चमड़े से एलर्जी होती है। आपने देखा होगा कि आप नया जूता पहनते हैं, चमड़े का, प्योर लेदर का, आप यदि जूता पहनते हैं तो आपने देखा होगा कि जूता पहनने के बाद में यदि वो जूता आपको सूट नहीं करता है तो आपके पैर के अंदर क्या हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। अरे बेटी, लोग ऐसे कहते हैं, भारत के अंदर कहते हैं जूता काट गया। अरे भाई, जूता भी कभी थोड़ी काटता है। आपकी स्किन को वो जो चमड़ा है वो सूट नहीं किया, उसने एलर्जी कर दी, इसलिए आपके छाले पड़ गए। कभी कभी आपने कभी कोई लेदर का जैकेट पहन लिया, प्योर लेदर का, और वो लेदर का जो जैकेट है वो आपको लेदर सूट नहीं किया, तो आपके यहाँ पर पूरे के पूरे रैशेस पड़ जाएंगे। तो कहीं पर भी किसी भी चीज से हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है। इसी तरीके से जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल के तौर के ऊपर, जैसे सी फूड, समुद्री भोजन, कई लोगों को समुद्री भोजन से भी क्या होती है, एलर्जी। हम भारतीय लोग जो हैं वो सी फूड बहुत कम खाते हैं। जापानी वगैरह लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा सी फूड्स का सेवन करते हैं। अब मान लीजिए कि आपने कभी सेवन नहीं किया, आप गोवा घूमने चले गए, है ना, बीच किनारे, वहां पर भी आपको सी फूड्स वगैरह मिल जाएंगे। जापान चले गए, आप चाइना चले गए, तो वहां पर सी फूड्स बहुत खाते हैं लोग। लेकिन आपने नहीं खाया कभी और आपने उसको खा लिया और अचानक से आपके अंदर जबरदस्त वाली एलर्जी हो गई, तो सी फूड से भी कई लोगों को एलर्जी हो सकती है। तो यहाँ पर तो कुछ ही मैंने कारक लिखे हैं एलर्जन, लेकिन इनसे, इनके अतिरिक्त भी आपको बहुत सारे ऐसे कारक हो सकते हैं, एजेंट हो सकते हैं जिनसे आपको एलर्जी हो सकती है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछते हैं कि एलर्जी में, एलर्जी होने पर शरीर का शरीर के कौन से भाग प्रभावित होते हैं? शरीर के कौन से भाग प्रभावित होते हैं? तो शरीर का कोई भी भाग प्रभावित हो सकता है वैसे तो, लेकिन आमतौर पर अमूमन ये देखा गया है कि एलर्जी होने पर शरीर के दो भाग अफेक्टेड होते हैं, एक तो स्किन और दूसरी श्लेष्म झिल्ली यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन। जहां जहां पर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्टेड हो जाती है।
आपने देखा होगा कई बार एलर्जी होती है तो अपने शरीर के ऊपर, त्वचा के ऊपर रैशेस पड़ जाते हैं, लाल हो जाती है, चकते पड़ जाते हैं, बड़े बड़े फफोले हो जाते हैं, कोई चीज खाने में आ जाती है, तो वो क्या चीज है? दैट इज स्किन अफेक्टेड होती है। और दूसरी चीज आपकी जो श्लेष्म झिल्ली है, जैसे कि नाक को घेरे हुए, नासावेशमों को घेरे हुए जो झिल्ली है, राइट, वहां पर है ना, नेत्रों को घेरे हुए जो झिल्ली है वहां पर इंफेक्शन हो सकते हैं। तो एलर्जी होने पर शरीर के कौन से भाग प्रभावित होते हैं? तो आमतौर के ऊपर देखा गया है कि स्किन और जो श्लेष्म झिल्ली वगैरह है वो क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ा रहा हूं, इसको हटा दूंगा। आगे बढ़े। अब आ जाते हैं, ये तो बात चल रही थी बेसिक्स के ऊपर। अब एलर्जी से संबंधित कौन सी एंटीबॉडी होती है ना, प्रतिरक्षी? क्यों? क्योंकि नेचुरल की कोई प्रतिजन शरीर के अंदर आएगा तो बॉडी अति संवेदनशीलता दर्शा रही है ना। बॉडी जो है वो उस प्रतिजन के खिलाफ क्या शो कर रही है? अति संवेदनशीलता शो कर रही है, हाइपर सेंसिटिविटी शो कर रही है। तो आप जानते हो कि जब भी कोई एंटीजन आएगा शरीर के अंदर तो एलर्जी के वक्त इस एंटीजन के अगेंस्ट एलर्जी होने पर जो एंटीबॉडीज रिलीज होती है बॉडी के अंदर वो कौन सी? आईजीई टाइप। आईजीई समझते हो ना? एंटीबॉडीज को क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन। आईजी का मतलब क्या होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन, राइट? कौन सी होती है? आईजीई टाइप। तो एलर्जी से संबंधित कोई पूछे एलर्जी से संबंधित एंटीबॉडी कौन सी है, तो वो आईजीई टाइप की है। ये जो एंटीबॉडी होती है वो हमारे ब्लड के अंदर 0.1% पाई जाती है। मतलब इसका जो परसेंटेज है वो कितना है? 0.1%, बहुत कम होती है। एंड कहां पर पाई जाती है? तो ये एंटीबॉडीज मास्ट सेल्स व बेसोफिल सेल्स पर पाई जाती है। बेसोफिल सेल्स पर पाई जाती है। क्लियर? क्या कहा मैंने? ये जो एंटीबॉडीज होती है आईजीई टाइप की, जो कि एलर्जी उत्पन्न करती है हमारे शरीर के अंदर, ये एंटीबॉडीज मास्ट सेल व बेसोफिल सेल्स के ऊपर, मास्ट सेल्स व किस पर पाई जाती है? बेसोफिल सेल्स के ऊपर पाई जाती है। अच्छा, याद रखना, इनके कारण ये जो मास्ट सेल्स वगैरह जो होती है, मास्ट सेल्स जानते हो एलर्जी के वक्त में कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, है ना? कौन से? हिस्टामीन्स व सेरोटोनिन स्रावित करती है। मतलब ये क्या है? ये दोनों क्या है? एलर्जी के वक्त स्रावित होने वाले केमिकल्स। मतलब इन केमिकल्स के कारण आपको क्या होती है? एलर्जी होती है। हिस्टामिन्स व सेरोटोनिन के कारण जब स्रावित होते हैं मास्ट सेल से तो आपको क्या होती है? एलर्जी होती है। ठीक है ना? ये हिस्टामिन्स व सेरोटोनिन जब स्रावित होते हैं तो आपको एलर्जी होती है। अब जब भी एलर्जी होगी, एलर्जी के अगेंस्ट मतलब एलर्जी किसी को हो जाए तो उसके खिलाफ, एलर्जी हो जाए तो उसके खिलाफ दी जाने वाली औषधियां, एलर्जी के खिलाफ दी जाने वाली औषधियां, मतलब ऐसी कौन कौन सी औषधियां हैं जो एलर्जी के खिलाफ दी जाती है? ऐसी कौन कौन सी दवाइयां हैं, औषधियां हैं जो एलर्जी के खिलाफ दी जाती है किसी को एलर्जी हो जाए तो नेचुरली कि एलर्जी के वक्त में हिस्टामिन्स रिलीज हुए तो उसके इंपैक्ट को कम करने के लिए एंटी हिस्टामिन्स दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? एंटी हिस्टामिन्स दिए जाते हैं। दूसरा और क्या दिए जाते हैं? एड्रेनलिन नामक औषधियां दी जाती है। और तीसरा स्टीरॉइड्स भी दिए जाते हैं। ठीक है? एलर्जी के अगेंस्ट दी जाने वाली जो औषधियां हैं वो क्या है? एंटी हिस्टामिन्स
एड्रेनलिन और स्टीरॉइड्स। आपने कई बार देखा होगा भारत के अंदर, है ना, आपके जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसमें आप एक गोली रखते हैं एविल, है ना। वो वास्तव में जो एविल है वो भारत के अंदर आपने देखा होगा, जब एक आम सिंपल टाइप की एलर्जी किसी को हो जाती है तो डॉक्टर सजेस्ट करता है कि एविल दे दो। वास्तव में जो एविल है वो क्या है, वो एलर्जी के इम्पैक्ट को कम करती है। मतलब जो हिस्टामिन रिलीज हुए हैं तो एंटीहिस्टामिन्स होते हैं उसके अंदर, तो वो जो एंटीहिस्टामिन्स है वो उसके इम्पैक्ट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो एलर्जी के अगेंस्ट दी जाने वाली जो औषधियां हैं वो कौन कौन सी, ये है। अब एलर्जी, ये जो एलर्जी होती है इसके एलर्जी के कॉमन सिम्टम्स क्या हैं। वैसे तो सिम्टम्स देखो बहुत सारे हो सकते हैं अलग अलग तरह के अलग अलग लोगों में, लेकिन एलर्जी के सिंपल जो जनरल सिम्टम्स हैं वो क्या है, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्टेड होती है तो याद रखना, एक तो स्नीजिंग, ये बहुत कॉमन फैक्टर है, छींकना, राइट। और सेकंड, यहां पर नेक्स्ट आ जाते हैं स्नीजिंग, वाटरी आईज। वाटरी आईज, वाटरी आईज का मतलब है पनीली आंखें। पनीली आंखों का मतलब है कि आंखों से पानी आना, जैसे ही एलर्जी होती है तो आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। पनीली आंखें, आपने देखा होगा कभी कभी आपको किसी चीज सूट नहीं करती है एनवायरनमेंट के अंदर तो आपके आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। कहीं किसी दीवार के ऊपर कोई एकदम से कहीं पेंट वगैरह हुआ है और आप उस घर के अंदर उस बिल्डिंग में चले जाएं तो आपकी आंखों में जलन होगी और आपने महसूस किया होगा कि आंखें से पानी आना शुरू हो जाता है, तो पनीली आंखें, स्नीजिंग। तीसरा है रनिंग नोज। रनिंग नोज यानी कि नाक से पानी आना, नाक से पानी आना, नाक से पानी आना। ये कुछ सिंपल सिम्टम्स हैं, है ना, एलर्जी के अंदर जो होते हैं। स्नीजिंग, है ना। और क्या हो सकता है, सांस लेने में कठिनाई, सांस लेने में कठिनाई, सांस लेने में कठिनाई यानी कि दैट इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि क्या होते हैं, एलर्जी के कारण उत्पन्न होते हैं। अब एलर्जी का इम्पैक्ट कभी कभी तो बहुत कम होता है और कभी कभी बहुत बहुत ज़्यादा होता है, व्यक्ति की जान भी जा सकती है ना। तो ये एलर्जी के ऊपर मैंने कुछ बेसिक चीज़ें और बताई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ ताकि फिर और भी एलर्जी के बारे में और भी आपको कुछ खास बातें वो भी मुझे बतानी है। अब देखो, कभी कभी जो एलर्जन होते हैं ना, कभी कभी एलर्जेंस अत्यंत घातक प्रकार की अनुक्रिया उत्पन्न करते हैं जो शरीर के लिए क्या हो सकती है, शरीर के लिए घातक हो सकती है। और इसे क्या कह देते हैं, इसे तीव्र ग्राहिता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तीव्र ग्राहिता कहते हैं, इसे तीव्र ग्राहिता कहते हैं। ठीक है ना। एलर्जन अब समझ में, अब देखो क्योंकि इम्यूनिटी से संबंधित है चैप्टर इसलिए ध्यान रखना। एलर्जन जब शरीर में पहली बार प्रवेश करता है, एलर्जन जब शरीर में पहली बार प्रवेश करता है तो प्राइमरी, कल भी पढ़ाया था मैंने आपको, इम्यून रेस्पॉन्स, प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, वापस बोल रहा हूं, प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट होती है, वह एलर्जी नहीं होती। पहली बार जब आया तो नहीं होती है, राइट। लेकिन वही एलर्जन दोबारा शरीर में प्रवेश करता है
तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया, द्वितीयक प्रतिरक्षा तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न होती है व एलर्जी उत्पन्न होती है, राइट। और याद रखना, इस कारण मास्ट सेल्स के रप्चर होने से, मास्ट सेल्स के रप्चर होने से आर्टरीज के द्वारा, राइट, या जिसको ब्लड वेसल्स कह सकते हो, आर्टरीज के द्वारा जो फ्लूइड है, फ्लूइड, आर्टरीज, ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज के द्वारा फ्लूइड लीक होकर बाहर स्थित टिश्यू स्पेसेस में आ जाता है। ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो एलर्जन जब शरीर में सबसे पहली बार प्रवेश करता है तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होती है, आपको एलर्जी नहीं होगी। लेकिन वही एलर्जन आपको मालूम है ना, दोबारा यदि पैथोजन शरीर के अंदर आता है तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होती है और एलर्जी उत्पन्न होगी। इस कारण मास्ट सेल्स के रप्चर होने से स्पेशली जो कैपिलरीज के द्वारा फ्लूइड लीक हो जाता है, जैसे ये ब्लड कैपिलरीज है, तो इनसे, इनके अंदर स्पेसेस होती है ना, इनसे फ्लूइड लीक होकर कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर टिश्यू के बीच में जो स्पेसेस होती है वहाँ पर आ जाएगा और व्यक्ति का ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और वो अनकॉन्शियस हो सकता है, कभी कभी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, आप इसको एनाफाइलैक्टिक शॉक भी कहते हैं। एनाफाइलैक्टिक शॉक, व्यक्ति की मौत भी हो सकती है, मौत भी हो सकती है। ठीक है, व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। डॉक्टर्स तो यहां तक भी मानने लगे हैं, डॉक्टर्स आजकल यह भी मानते हैं कि एलर्जी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में स्थानांतरित हो सकती है। मतलब बच्चा जो है वो एलर्जी के साथ में ही पैदा हो, कोई एलर्जी के साथ में ही पैदा हो। तो डॉक्टर्स आजकल ये मानते हैं कि एलर्जी पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में भी स्थानांतरित हो सकती है, मतलब ये कॉन्जेनिटल भी हो सकती है, बच्चों के अंदर कॉन्जेनिटल भी हो सकती है। क्लियर, ये भी चीज ध्यान रखें आप। और लास्ट में आपको कुछ और भी जानकारी दे देता हूं मैं। याद रखना, आजकल जीवों की शरीर की प्रतिरक्षा तो कम हुई है, लेकिन एलर्जी के प्रति, एलर्जेंस के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है। मतलब आजकल जीवों के शरीर में प्रतिरक्षा तो हो गई है कम, इम्यूनिटी तो हो गई है कम, लेकिन एलर्जी या एलर्जेंस के प्रति जो संवेदनशीलता है, राइट, वो क्या हो गई, बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना। और ये कारण क्या है इसका कारण क्या है कि प्रतिरक्षा तो हो गई है कम और एलर्जेंस के प्रति या एलर्जी के प्रति संवेदनशीलता जो है वो बढ़ गई। उसका कारण क्या है, आधुनिक
जीवन शैली। इसका मुख्य कारण क्या है? मॉडर्न लाइफ स्टाइल। ठीक है, आपने अभी भी देखा होगा कि गांवों के जो बच्चे होते हैं वो एलर्जी के प्रति संवेदनशील नहीं होते, उनको एलर्जी कम होती है। और महानगरों के बच्चे बड़े जितने भी जो हैं वे एलर्जेंस के प्रति ज्यादा संवेदनशील है ना। इसलिए वे अस्थमा व अन्य रोगों से प्रभावित हैं। राइट, महानगरों के बच्चे बड़े, वे एलर्जेंस के बच्चे बड़े आदि जो है वो एलर्जेंस के प्रति क्या है? ज्यादा संवेदनशील है, इसलिए वे अस्थमा व अन्य रोगों से क्या प्रभावित है। बच्चे क्यों प्रभावित होते हैं? बच्चे एलर्जी से इसलिए प्रभावित होते हैं क्योंकि उन्हें बचपन में अत्यधिक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ऐसा देखा गया है कि बच्चे एलर्जी से इसलिए ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि उन्हें बचपन में अत्यधिक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रदान किया गया है। माँ बाप जो है वो इनको इतना ज्यादा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रख देते हैं कि वो छोटी सी फिर किसी डस्ट के संपर्क में भी आते हैं तो भी उनको क्या हो जाएगी? एलर्जी, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा गांव के जो बच्चे होते हैं उनको कुछ एलर्जी नहीं होती है। ये जो एलर्जी की जो प्रॉब्लम है वो ज्यादातर शहरों के अंदर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गाँव वालों को नहीं हो सकती है, लेकिन शहरों के अंदर ये प्रॉब्लम ज्यादा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड बाय द पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन इन देयर चाइल्डहुड। समझ में आ रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड बाय द पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन इन देयर चाइल्डहुड, मतलब बचपन के अंदर बच्चों को बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट दे दिया है हर चीज से। उनको खेलने नहीं दिया जाता है, राइट। जबकि गांव के जो बच्चे होते हैं वो मिट्टी में खेलते हैं, उनको कभी एलर्जी नहीं होती है। शहर का बच्चा मिट्टी में खेलेगा तो क्या हो जाएगी? उसको एलर्जी हो जाएगी। हम शहरी लोग जो है आरओ का पानी पीते हैं, गांव के जो लोग हैं वो सिंपल पानी पी लेते हैं, उनको कुछ नहीं होता है। अब आरओ पीने वाले बच्चे को आप यदि सिंपल पानी कभी पिला दीजिए, उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। ठीक है ना। तो वैसे ही मामला है कि प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने आप को, लेकिन बहुत ज्यादा यदि आपने प्रोटेक्शन देने की कोशिश की बचपन के अंदर तो फिर वो बड़े होकर उसका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो इतना ज्यादा संवेदनशील हो जाएगा कि फिर वो छोटी छोटी चीजों से प्रभावित होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि डस्ट एलर्जी। आपने देखा होगा आजकल लोग घरों के अंदर दिवाली की सफाई करते हैं, मम्मी दिवाली की सफाई कर रही है और एकदम से जो है वो अटैक आ गया। डॉक्टर के पास में गए, क्या हुआ? तो डॉक्टर बोलेगा अस्थमा का अटैक था। क्यों आया अस्थमा का अटैक? क्योंकि मम्मी को डस्ट से क्या हो गई? एलर्जी हो गई। तो ऐसे एलर्जी आजकल हो जाती है। एलर्जी से क्या क्या हो सकता है? एलर्जी से उत्पन्न रोग क्या क्या हो सकते हैं? नंबर 1 अस्थमा, दमा। इसमें जो ब्रोंक्यूल्स होती है ना, ब्रोंक्यूल्स सिकुड़ जाती है तो सांस लेने में क्या आती है? सांस लेने में कठिनाई आती है, सांस लेने में कठिनाई आती है, ब्रोंक्यूल सिकुड़ जाते हैं। तो फिर इस रोग को ठीक करने के लिए क्या देता है डॉक्टर? जो होता है डायलेटर्स देता है, ऐसे ब्रोंक्यो डायलेटर्स देता है ताकि ब्रोंक्यूल सिकुड़ी जो है वो खुल जाए और सांस लेने में दिक्कत नहीं आए। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे एक सर थे, नाम नहीं लूंगा, वो सर थे तो पहले तो ब्लैक बोर्ड होता था, उसके ऊपर चौक से पढ़ाया जाता था। वो सर साल में कभी एक आध बार पढ़ाने आते थे, तो वो जिस दिन वो पढ़ाने आते चौक से, और चौक से उनको एलर्जी थी, जिस दिन वो पढ़ाने आते और एक दो डायग्राम बायोलॉजी के बढ़ा देते तो जैसे ही वो चौक का पाउडर अंदर जाता था उनको वहीं अटैक आ जाता था। ठीक है, तो उनको एक्चुअली चौक से एलर्जी थी। मैं एक रेस्टोरेंट के अंदर खाना खा रहा था, राइट। उस रेस्टोरेंट के अंदर गार्डन रेस्टोरेंट था, हमारे पास वाले
जो एक टेबल के ऊपर एक कपल दंपत्ति खाना खा रहे थे, तो गर्मी के दिन थे, तो जो गार्डन रेस्टोरेंट था तो उसमें बहुत सारे मच्छर हो रहे थे। तो रेस्टोरेंट वाले ने टेबल के नीचे कछुआ छाप अगरबत्ती जला रखी थी। उनको उसके धुएं से एलर्जी थी। एकदम से अचानक से उनको अस्थमा का अटैक आया, वहाँ पर ही मालूम पड़ा कि क्या था, तो उस धुएं से उनको क्या थी, एलर्जी थी। तो किसी को भी कुछ भी हो सकता है। दूसरा, हे फीवर। हे फीवर जो होता है वो किससे होता है? पोलन ऑफ ग्रासेस से। घास के पोलन ग्रेन से क्या हो जाता है? हे फीवर हो जाता है, जिसमें नासा वेश्म जो होते हैं, नेजल कैविटीज, नासा वेश्म की झिल्ली में सूजन आ जाती है, जिससे छींक आना, नाक का बहना आदि सिम्टम देखने को मिलते हैं, है ना। तो हे फीवर, अस्थमा और कभी कभी बहुत घातक एलर्जी हो जाए तो मैंने बताया था एनाफाइलैक्टिक शॉक लगता है, जिससे उस ऑर्गेनिज्म की मृत्यु भी हो सकती है। क्लियर? तो आज के इस अपने लेक्चर के अंदर मैंने एलर्जी के ऊपर आपको पूरा एक विस्तार से समझाने की कोशिश की है। आने वाले दिनों के अंदर मैं बहुत सारे नए नए वीडियोस लेकर आने वाला हूँ, तो लगातार चैनल को देखते रहिए। रोज आपको कुछ न कुछ नया मिलेगा। कभी आपको 11th क्लास का टॉपिक, 12th क्लास का टॉपिक, हर दम आपको कुछ न कुछ नया मिलेगा। सो धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।